हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है जेएआईबी मई 2026 में। पीपीबी यानी पेपर 2 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और उस स्ट्रेटजी में कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मॉड्यूल वाइज जिन्हें हमें कवर करना है, जिससे हम आसानी से अपने 60+ मार्क्स को लेके आ सकें। तो जो दोस्त शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वेल डन, और जिन्होंने अभी अपनी तैयारी स्टार्ट की है तो उनके लिए अब समय है अलार्म का। यानी अब आपका अलार्म बज जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास लगभग 40 डेज ही रह गए हैं जहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। तो इसी स्ट्रेटजी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और मैं आपके साथ जुड़ता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, जिसका नाम है JAIB बाय अरविंद सर। जब हम पीपीबी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो पीपीबी एग्जाम की जो एग्जाम डेट है, कौन सी डेट? एग्जाम डेट है दोस्तों, एग्जाम डेट 9th ऑफ मई है। 9 मई को हमारा पेपर होना है 2026 को। ठीक है दोस्तों। अब अगर 9 मई तक का हम टाइम टेबल निकाल ले तो लगभग 40 डेज की बात करते हैं। तो हम 5 दिन को छोड़ के चलते हैं रिवीजन के लिए, मैराथन के लिए। हम 40 डेज की स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। तो जब हम पीपीबी यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर हमारे पास लगभग 60 डेज का टाइम फ्रेम हमें चाहिए होता है नॉर्मल केस में, जहां पर हमें प्रिपरेशन करनी होती है। बट अगर हम इस 60 डेज के कंसेप्ट को 40 डेज में अपना कंप्लीट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल 100% आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा उन मॉड्यूल्स का जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक पेपर में 65% जो मार्क्स हैं वो आप 2 मॉड्यूल से कवर करते हैं, बशर्ते आप 100% एक्यूरेसी के साथ अगर पेपर टिक करें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100% स्टेट जो एक्यूरेसी है वो हम कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि पेपर एग्जामिनर सेट करता है। तो हमें कहीं ना कहीं चारों मॉड्यूल को ही पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को मतलब बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि हमें जब भी प्रिपरेशन करनी है चारों मॉड्यूल की, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी सैलरी बढ़ जाएगी एग्जाम क्वालिफाई होने से, इसलिए भी कि हमारी नॉलेज भी इन्हांस होगी और जो डे टू डे वर्किंग में ये रिफ्लेक्ट भी होगी। तो दोस्तों, अगर हम 60 to 65% मार्क्स की बात करें तो सिर्फ हमारे 2 मॉड्यूल ए और बी ही कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो मॉड्यूल ए हमारा लगभग 30% मार्क्स को कवर करता है। और मॉड्यूल ए की बात करते हैं तो मॉड्यूल ए जनरल बैंकिंग ऑपरेशन, और यहां पर फोकस किया जाता है फाउंडेशनल, है ना, क्यों बैंकिंग की जरूरत है या बैंकिंग क्या है। आपके ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी बैंकिंग के कामकाज हैं उनसे रिलेटेड कंसेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग एंड ओपनिंग अकाउंट ऑफ फॉरेन, जो हमारे करेंसी अकाउंट्स होते हैं उनको, या जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं उनके अकाउंट, चाहे माइनर हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो इनके अकाउंट्स के बारे में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ ग्रीवांस रिड्रेसल, ये देखिए 6 पार्ट में मैंने आपके मॉड्यूल ए को डिफाइन कर दिया है। ये 6 पार्ट ऐसे होंगे, यानी ये 6 यूनिट या 6 सेक्शन ऐसे होंगे जहां पे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप और स्पेशल रिलेशनशिप को भी यहां पे काउंट कर लीजिए, केवाईसी एमएल गाइडलाइन को यहां पे काउंट कर लीजिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से रिलेटेड जो भी प्रावधान है, ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग अकाउंट, स्पेसिफिक रूल्स फॉर डिफरेंट कस्टमर, जैसे माइनर से क्वेश्चन पूछा जाता है, एचयूएफ से पूछा जाता है, पार्टनरशिप से, और जो भी डिपॉजिट प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट फॉर एनआरआई, फॉरेन करेंसी अकाउंट, और ग्रीवांस रिड्रेसल जहां पे इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और एक आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मॉड्यूल ए को मैंने इन 6 पार्ट में बांटा है और ये 6 पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं। अब मॉड्यूल ए के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारा बैंक होने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग सपोर्टिव होता है यहाँ पे, अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर्स, इनऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ साइलेंट फीचर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, सिक्योरिटी मेजर्स एट ब्रांच एंड एटीएम, बैंकर्स लीन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आउटवर्ड रेमिटेंस से पूछा जाता है, परमिटेड अकाउंट जो एनआरआई और पीआईओएस है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओवरसीज,
उनसे पूछा जाता है। सेफ डिपॉजिट लॉकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिमांड ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गार्निसी ऑर्डर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां पे देखिए, आप अगर देखें तो 3 दूनी 6, 3 9 3 चौक 12, 12 मार्क्स सीधे इन 4 टॉपिक से आप ला सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि 20 मार्क्स 20 मार्क्स आप ला सकते हैं। कहां से? ये जो मैंने 6 टॉपिक आपको ऑलरेडी, ये जो 6 टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बताए, ये जो 6 टॉपिक हैं, ये 6 टॉपिक से आप आसानी से 20 नंबर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉड्यूल ए की बात थी। अब अगर हम मॉड्यूल बी की बात करें तो ये फंक्शन ऑफ बैंक्स, कहने के लिए फंक्शन ऑफ बैंक है, और बैंक का जो मेन फंक्शन है वो लैंडिंग है। तो बिजनेस करता है बैंक, तो यहाँ पे पूरा जो कंसेप्ट होगा मॉड्यूल बी का वो लैंडिंग के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, चाहे वर्किंग कैपिटल असेसमेंट हो, टर्न ओवर मेथड, एमपीबीएफ मेथड, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड टर्म लोन, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कवर करने हैं। एमपीबीएफ माने टंडन कमिटी मेथड, टर्नओवर मेथड यानी नायक कमिटी मेथड, यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, ये 3 टॉपिक यहां से कवर करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रोटी सेक्टर लैंडिंग, आपको लेटेस्ट अपडेटेड जो प्रोटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस है उनको कवर करना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें कोलेटरल एंड सिक्योरिटीज की, जब बात की जाती है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, जिसमें प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, लीन, ये सब आपसे पूछा जाता है। और रिकवरी ऑफ लोन से भी आपके पास क्वेश्चन आता है। सरफेसी एक्ट, डीआरटी, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, और लोक अदालत को मत भूलिएगा, लोक अदालत को मत भूलिएगा। तो मॉड्यूल बी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनमें हमें टाइप ऑफ बोरोवर्स को पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन का असेसमेंट पढ़ना है, क्रेडिट मॉनिटरिंग और टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, एडवांस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे असाइनमेंट कहते हैं, जो चार्ज क्रिएट होता है, टाइप ऑफ चार्जेस, है ना, लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड 2016 और कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर के टॉपिक तो सामने लिखे हैं। टाइप ऑफ बोरोवर, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट मॉनिटरिंग, एनपीए, लेटर ऑफ क्रेडिट और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये देखिए आपके लिए बिल्कुल सीधे सीधे मैंने टॉपिक रखे हुए हैं जहां से आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं और एग्जाम को 40 डेज का जो एक क्राइटेरिया उसको कवर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने मॉड्यूल ए और बी को डिस्कस किया, जहां पर अगर आप देखें तो 60 to 65% मार्क्स यहां कवर हो रहे हैं। बट मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप मेरे प्रीवियस जेनरिक सेशन भी देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि मैंने हमेशा कहा है कि सी और डी को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि डी सीधे सीधे नंबर देता है, बस कॉमन सेंस लगा के आपको आंसर देना है। और सी हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको आप यूज करते हो, थोड़ा सा आपको पढ़ के उसको शार्पनेस प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। तो मॉड्यूल सी बैंकिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और यहां से 15 से 20% के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पे सबसे पहले डिजिटल बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस या एमपीसीआई के प्रोडक्ट्स, एमपीसीआई के प्रोडक्ट्स। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की बात करें, सीबीएस फ्रेमवर्क के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक जितना टेक्नोलॉजी को इनहांस कर रहा है अपनी ऑपरेशन में, उतना ही उसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स भी उसको लेने पड़ते हैं। तो बैंक में साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या है, इसमें फिशिंग, मालवेयर, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये सब आपको कवर करने हैं। इमर्जिंग ट्रेंड में आपने फिनटेक कंपनीज के बारे में सुना होगा, ई रूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। इंपैक्ट ऑफ एआई एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बैंकिंग, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं। अब मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहां पे गड़बड़ हो गया है, यहां से देख लेते हैं। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज इन बैंक, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, एनपीसीआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड, और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और अगर यहां पे बात करें तो एक चीज और जरूर पढ़ लीजिएगा जिसका नाम है टोपोलॉजीज, क्या नाम है, टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज को भी आप क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, यस और नो, टोपोलॉजीज को भी कवर कर लीजिएगा। देखिए ये हैं आपके लिए मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां अवेलेबल हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज इन बैंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजीज इन बैंक, डिजिटल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इसके बाद ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल में इसको हमें कवर करना है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम, इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इन इंडिया,
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड मिटिगेशन मेजरमेंट। ठीक है, अब मॉड्यूल सी में देखो टोपोलॉजी से 3 से 4 नंबर के 5 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहां पे 20 नंबर का पेपर आपका यहां से आराम से कवर हो जाता है। अब मॉड्यूल डी की जब हम बात करते हैं तो मॉड्यूल डी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमें एथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल, पर्सनल वर्सेस बिजनेस एथिक्स को पढ़ना है और डिलीमास को भी पढ़ना है। वर्क प्लेस एथिक्स में हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिस को पढ़ना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमें ट्रांसपेरेंसी की बात करनी है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो होते हैं इनको हमें कवर करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मॉड्यूल डी के जो अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यहां पे पांचों जो यूनिट्स हैं उनको आपको बस एक बार गो थ्रू कर लेना है और आप आसानी से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। 10 से 15 नंबर का पेपर यहां से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इजी मार्क्स यहां से आपको मिल जाएंगे। तो ये तो आपकी स्ट्रेटजी हो गई। अब देखिए 40 डेज में अगर आपको कवर करना है, क्या करना है 40 डेज में अगर आपको कवर करना है, 40 डेज में अपने सिलेबस को कवर करना है, तो सबसे पहले 10 से 12 दिन 10 to 12 डेज आपको यूज करने हैं किसके लिए दोस्तों, अपने मॉड्यूल बी के लिए। ठीक है दोस्तों, 12 से 13 दिन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड्यूल बी सबसे ज्यादा मार्क्स का पेपर आपको देता है, लगभग 35 नंबर का जो क्वेश्चन है 35 मार्क्स का, वो आपका मॉड्यूल बी से आता है। ठीक है दोस्तों, फिर फेज 2 में आप मॉड्यूल ए कवर करिए, लगभग 10 से 12 दिन इसको भी दीजिए, क्योंकि ये दोनों देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो 20 यूनिट है, ठीक, और यहां पे देखोगे तो आप 21 यूनिट है। तो जब आपके पास सबसे ज्यादा यूनिट यहीं पे है, 55 में से 41 यूनिट मॉड्यूल ए और बी से है, तो आपको लगभग मैं अगर बात करूं तो 25 दिन यहां पे आपको डेडिकेटेड देने हैं मॉड्यूल ए और बी को, इस समय जहां पर आप तैयारी कर रहे हो। और बचे हुए जो 10 दिन से 20 दिन है ना, 15 दिन है, 15 दिन आप मॉड्यूल सी और डी को दीजिए। एक आध दो दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मॉड्यूल सी को छोड़िएगा नहीं कोई भी दोस्त, है ना, क्योंकि अगर आप चारों मॉड्यूल को ढंग से पढ़ेंगे तो आसानी से आप 60 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। 60 प्लस मार्क्स आप आसानी से लेके आ सकते हैं, और अभी भी आपके पास अप्रॉक्स 40 डेज अवेलेबल है। 40 डेज में आप बेस्ट स्ट्रेटजी तैयार करके और अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन्हें आपने ऑलरेडी आप जानते होंगे, उन्हें सिर्फ पढ़ के आगे निकलना है, क्योंकि आपके पीपीबी पूरी वर्किंग से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे की सक्सेस स्ट्रेटजी में आपको टारगेट करना है इजी मार्क्स कहां से आ जाएंगे। तो डू नॉट स्किप मॉड्यूल डी एथिक्स, क्यों, ये थ्योरेटिकली लाइटर और आपको क्विक मार्क्स प्रोवाइड करने वाला मॉड्यूल है पीपीबी में। फिर स्ट्रेटेजिक जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट पे आपको फोकस करना है। जितना भी आप अपने कंसेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, उनको लगभग आप अपने मॉक टेस्ट में कवर कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ हमारे पेड बैचेस के साथ पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको हर एक बैच में 10 फुल लेंथ मॉक प्रोवाइड किए जाते हैं। उन 10 फुल लेंथ मॉक को जरूर लगा लीजिए दोस्तों, पीपीबी के जो भी 10 फुल लेंथ मॉक हैं, और वो आपका 80% आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस पैदा कर देंगे कि आपको चीजें आती हैं। और जब कॉन्फिडेंस होता है तो आप कठिन से कठिन रास्ते को भी तय कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आया है रीसेंट अपडेट्स। अब इस समय पीपीबी में एक चीज है, क्या, आरबीआई की अपडेट्स आ रहा है। जैसे आरबीआई ने नॉमिनेशन फैसिलिटी में अपडेशन किया, जैसे आरबीआई ने अंबुड्समैन स्कीम में, इंटीग्रेटेड अंबुड्समैन स्कीम में अपडेशन किया, जैसे आरबीआई ने फॉर्म 16 वगैरह यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो फॉर्म्स थे उनको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी सेक्टर लैंडिंग भी अपडेट हुआ है। तो जो अपडेशंस हैं उनको एक गोल बना के अपडेशंस को जरूर देखते जाइएगा, इसके लिए बहुत जरूरी है ना। पीएमएलए वगैरह ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका एग्जाम पैटर्न हमें सभी को पता है कि हमारा एग्जाम पैटर्न 100 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक, और इसमें से हमें क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए। अगर आप एक साथ 4 अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 4 अटेम्प्ट एक साथ दे रहे हैं, और अगर आपके सभी में मतलब किसी मान ली एक सब्जेक्ट में 45 आ गए, और अगर आपका ओवरऑल चारों सब्जेक्ट का स्कोर 200 है तो आप क्वालिफाई हो जाते हो, है ना।
तो मिनिमम 45 का क्राइटेरिया है और वैसे तो 50 पे आप क्वालिफाई हैं, बट हमें जो तैयारी करनी है वो 100 में से कम 60 प्लस मार्क्स हमारे आने चाहिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग अभी इंट्रोड्यूस नहीं की गई है और इसी का फायदा आपको उठाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम बात करें मॉड्यूल ए जर्नल ऑपरेशन यूनिट, टोटल 21 है, 30 मार्क्स का पेपर लगभग पूछा जाता है। मॉड्यूल बी, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, फंक्शन ऑफ बैंक्स यूनिट 20 है, बट यहां से भी लगभग 30 से 35 नंबर का पेपर पूछा जाता है। मॉड्यूल सी की बात करें तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी, यहां पर टोटल 9 यूनिट्स हैं और 15 टू 20 मार्क्स का पेपर पूछा जा सकता है मैक्सिमम। और मॉड्यूल डी एथिक्स सिर्फ 5 यूनिट हैं, बट यहां से भी 20 नंबर का पेपर पूछा जाता है। तो सिंपल है, अगर आप स्ट्रेटजिक तरीके से टारगेट करके सेगमेंट वाइज, मॉड्यूल वाइज, है ना, मार्क्स के आधार पे और मॉड्यूल में भी यूनिट्स को टारगेट करके अगर अपनी स्ट्रेटजी की अपनी स्टडी की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो यू मस्ट बी क्वालिफाई योर एग्जाम, और आप 60 प्लस मार्क्स के साथ भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बशर्ते अब आपको कंसंट्रेशन और आपका डेली रूटीन होना चाहिए स्टडीज का। साथ ही साथ जरूरी है कि आप उन चीजों को बहुत अच्छी तरह से ब्रॉडन वे में देखें जो आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न के तौर पे आ सकते हैं। तो अब यहां पर पूरी जिम्मेदारी अगर आप देखेंगे तो अब आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको मेहनत करना है और आपको अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है तब तक जब तक 9 मार्च को आप पेपर नहीं दे देते। और फिर आप देखिए, अगर आप सभी चीजों को रूटीन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, कंसंट्रेशन के साथ और सिंसियरली अगर कैरी ऑन करते हैं तो यू मस्ट क्वालिफाई योर एग्जाम विद 60 प्लस मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी जो आपके साथ बस मैंने डिस्कशन करने के लिए सेशन लिया है, जहां पर मैं अपनी बात आपके साथ कह पाऊं। और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हैं, या आपके जो भी जूनियर्स भविष्य में जब भी जेएआईबी एग्जाम को तैयारी करते हैं, तो उनको हमेशा सलाह दीजिए कि वो जेएआईबी महापैक के थ्रू तैयारी करें, क्योंकि महापैक एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है और महापैक आपको 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के फॉर्म में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो जब आपको आपके मन चाहे टाइम पीरियड के लिए महापैक है और लीस्ट प्राइस में आपको महापैक मिल रहा है, यानी बैच के प्राइस में महापैक मिल रहा है, उस महापैक में आपको वो सभी फाउंडेशन, एमसीक्यू बैच, क्रैश कोर्स बैच, है ना, कैप्सूल बैच, जो भी बैच आएंगे वो सब आपको इस महापैक में मिल जाते हैं और आप कंप्लीट अपनी रूटीन स्टडी से जुड़े रहते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रिपरेशन का महापैक, और इस समय अगर कोई भी दोस्त सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 85% तक का डिस्काउंट चल रहा है मंथ एंड सेल के साथ, तो आप इसके साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त सिर्फ फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन 2.0 बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं, और इस लाइव बैच पर भी आपको मिल रहा है 85% तक का डिस्काउंट। तो लीस्ट प्राइस, इस प्राइस से भी कम प्राइस में आप इन बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एमसीक्यू बैच भी हमारा अवेलेबल है दोस्तों, यहां पर भी आपको 85% तक का डिस्काउंट है, तो इसको भी आप लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूनिट वाइज एमसीक्यूज और केस स्टडीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। क्या मिल रही है? टेस्ट सीरीज। ठीक है, और आरबीआई ग्रेड बी की अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है या करना चाहता है तो समर्थ हमारा बैच है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए, सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, और अब आप सीरियस ले लीजिए अपनी स्टडीज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं मई 2026 एग्जाम को।